मधु दीदी, तुम भी कभी आईना देखा करो। लोग तुम्हें काली नागिन कह देते हैं, पर तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। तनु, मैंने आईने में हमेशा इंसान देखा है, नागिन नहीं। और तू तो जानती है, मैं दिखावे पर नहीं, दिल पर विश्वास करती हूँ। हाँ, इसलिए तो आज तक किसी ने तेरे लिए रिश्ता नहीं भेजा। सबको गोरा चिट्टा चाहिए, ना कि राख की कालिक। बस तनु, मधु तेरी बड़ी बहन है और अपने स्वभाव में तुझसे बहुत ऊंची है। तू उसकी सच्चाई समझेगी उस दिन, जब खुद किसी ससुराल में तमीज और प्यार ढूंढेगी। तनु बचपन से ही अपने गोरे रंग और तीखे नैन नक्श के कारण तारीफें लूटती आई थी, जबकि मधु शांत, घरेलू, मेहनती और रंग में थोड़ी सांवली थी। पर तनु के तो ठाठ ही अलग थे। उसे फैशन, मेकअप, मोबाइल, सेल्फी और इंस्टाग्राम और रील्स की दुनिया भा गई थी, जबकि मधु सवेरे उठकर रसोई, झाड़ू, पापा की दवाई और माँ की चाय सब कुछ संभाल लेती थी। एक दोपहर माँ की आवाज गूंजती है, सुनो बेटियों, तुम्हारे पापा के दोस्त का परिवार आ रहा है रिश्ते के लिए। लड़के तो सरकारी नौकरी में है और साथ में 4 बहनें हैं। देखने आ रहे हैं तुम दोनों को। ओह माय गॉड, 4 बहनें? कहीं गांव की गवार टाइप ना हो। परिवार अच्छा है तो बहनों का होना क्या बुरा है। बहनें भी तो जीवन भर की साथी होती है। शांत रहो अब दोनों, शाम तक सब आ रहे हैं, अच्छे से तैयार हो जाना। पास के गांव से वर्मा परिवार आ रहा था। 2 भाई, एक बड़ा सरकारी टीचर और एक छोटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। साथ में माँ, पिता और 4 बहनें, नीला, संगीता जो कि बड़ी परंपरावादी थी, और सोना, प्रियंका छोटी और मॉडर्न और तड़क भड़क वाली थी। ये आए हुए थे। तनु ने वाइन कलर की मॉडर्न गाउन पहनी, हेयर कर्ल करवाए और लिप ग्लॉस की 3 परतें लगाई। मधु ने माँ की पुरानी साड़ी पहन ली, पर उस पर खुद से हैंडवर्क किया हुआ ब्लाउज था और उसके बाल साफ सुथरे गुथे हुए थे। माँ, वो तो सांवली लड़की है मधु, इसमें सलीका है, उसकी चाल में ही शांति है। हाँ, और वो बात बात में हंसती नहीं, मुस्कान में शालीनता है। वो भाभी बनी तो घर को संभाल लेगी। मुझे तो वो लाल ड्रेस वाली बहन पसंद आई, कितनी ट्रेंडी है, सबसे मैच करती है। सही कहा, हमारी भाभी अगर इंस्टा रील ना बनाए तो भाभी कैसी? तो बेटा अभिषेक, तेरे लिए कौन सी बहन पसंद है? माँ, मुझे मधु की सादगी और स्वभाव अच्छा लगा। और रोहित? मुझे तनु ही अच्छी लगी माँ, थोड़ी मस्ती भरी, पर वो हमारे घर को नए रंग से भर सकती है। इस तरह वर्मा परिवार शादी का रिश्ता तय करके वहां से चले जाते हैं। वहीं वक्त बीतता है और दोनों की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। कुछ ही दिनों में शादी हो जाती है और काली और गोरी दोनों बहनें ससुराल आ जाती हैं। मधु और तनु की ससुराल में पहली सुबह थी। मधु सुबह 4 बजे उठकर पूजा करती है, चाय बनाती है, रसोई संभालती है। दीदी, लगता है भाभी कोई धर्मशाला से आई है। इतनी सुबह उठकर इतना सब कौन करता है? क्यों नहीं, जो गोरा नहीं होता उसे संस्कारों में ही सुंदर दिखना पड़ता है। अगर मैं चाय बना दूं तो बातें थोड़ी कम करोगी क्या? ओहो, भाभी को तो जवाब देना भी आता है, लेकिन चाय में स्वाद है नहीं, बस कर्म कांड है। लगता है दूध जितना फूटा है उतना ही भाभी का मूड भी फूटा है। मधु मुस्कुराई नहीं, चुपचाप काम करती रही। तनु अभी भी बेड पर थी, सोने का सिल्क नाइटी और चेहरे पर फेस पैक लगाए हुए। तनु भाभी, आप तो जैसे हमारी रियल लाइफ क्वीन हैं। भाभी, आपका लुक देख के तो लगता ही नहीं कि आप गांव से शादी करके आई हैं। लगा जैसे मुंबई से शो के लिए आई हैं। असल में जब क्लास होती है ना, तो क्लासिकल लोग ही जलते हैं। वाह भाभी, एक आप हो जो स्टाइल में जीती हो, और एक वो मधु भाभी जो सुबह सुबह तुलसी में पानी डालती है, जैसे वो ही संसार चला रही हो। अब इसी तानाकशी और चुगली चौपाटी के 7 दिन बीत रहे थे और ऐसे ही एक दोपहर सास की तबीयत बिगड़ जाती है। तनु और छोटी नंदे शॉपिंग मॉल गई हुई थी। मधु ने सास की सेवा की, डॉक्टर बुलवाया, दवा दिलवाई और काढ़ा बनाकर पिलाया। मधु बहू, तू तो ऐसे निकली जैसे घर की लक्ष्मी। हाँ माँ, लक्ष्मी तो है ही, लेकिन काली वाली। रंग चाहे कोई भी हो,
सेवा में सच्चाई होनी चाहिए। अरे भाभी, रंग की बात क्यों छेड़ दी? हमने तो कुछ बोला ही नहीं, बस देखा था कि आपका चेहरा चाय से भी ज्यादा डार्क हो गया है आजकल। बस बहुत हुआ। प्रियंका, मधु, भाभी ने हमारी माँ की जान बचाई है और तुम उसी पर ताना कस रही हो। तुम्हें चाहिए था कि उनसे संस्कार सीखो, पर तुम तो सिर्फ कॉस्मेटिक सीखती हो। अरे दीदी, आपको नहीं दिखता कि घर में सौंदर्य और सभ्यता की लड़ाई चल रही है? मधु भाभी संस्कारों की दुकान है, लेकिन दिखने में डिस्काउंट सेक्शन लगती है। डिस्काउंट की चीजें ही अक्सर सबसे ज्यादा काम आती है। ब्रांडेड चीजें तो नाम से बिकती है, काम से नहीं। वाह भाभी, आज तो कविता भी बोलने लगी। पर ये मत भूलिए, गोरा चेहरा ही सबसे पहले देखा जाता है, संस्कार बाद में। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है और तनु दिन भर मिरर, सेल्फी, रील्स और मेकअप में लगी रहती है। दीदी, आपने कभी लिपस्टिक लगाई है? या आपको भी लगता है कि ये पाप है? मैं लिपस्टिक नहीं लगाती, लेकिन मुस्कान मेरी सबसे बड़ी सजावट है। और वो मुस्कान तब दिखती है जब सारा लाइट बंद हो जाए और सिर्फ दिया जले, क्योंकि दिन में तो आप दिखती ही नहीं। इसी तरह अक्सर मधु को कभी तनु ताना कसती है तो कभी उसकी मॉडर्न नंद, लेकिन इसके बावजूद भी वो कभी भी पलटकर उल्टा जवाब नहीं देती। वर्मा परिवार में हलचल मची हुई थी। खबर आई थी कि पास के गांव में उनके बड़े ताऊ जी रहते हैं, वहां उनकी बेटी की शादी है। पूरे खानदान की बड़ी बड़ी हस्तियां वहां पर आने वाली थी, रिश्तेदार, बुजुर्ग और वो लोग भी जिन्हें शादी में पहली बार मधु और तनु जैसी नई बहुओं को देखने का अवसर मिलेगा। बहुओं, इस शादी में तुम्हें ऐसे तैयार होना है कि सबकी नजरें तुम पर ही टिक जाए। परिवार का मान सम्मान तुम्हारे आचरण और पहनावे में ही दिखेगा, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। मम्मी जी, आप बस देखती जाइए, लोग तनु वर्मा को भूल नहीं पाएंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी माँ जी। छोटी नंदें प्रियंका और सोना तनु को लेकर शॉपिंग मॉल जाती हैं। वहां ब्रांडेड लहंगे, डिजाइनर हाई हील्स और मेकअप का पहाड़ खरीद लाती हैं। भाभी, ये लाल रंग का लहंगा तो आपकी स्किन पर चमक जाएगा, और ये हेयर एक्सटेंशन, आप तो लगेंगी जैसे सीरियल वाली बहू। तब तो लोग मुझे देखकर मधु को नौकरानी समझेंगे। उधर मधु के पास न तो स्टाइल की समझ थी और ना ही इतना पैसा। वो मन ही मन घबरा रही थी कि इस रंग में कौन सी ड्रेस फपती है। क्या मेकअप से रंग छिप जाएगा? क्या मैं सबके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगी? यही सारी बातें मधु के मन में चल रही थी। मधु, रंग कोई मायने नहीं रखता, सादगी सबसे बड़ी सुंदरता है। तुम हमारी जिम्मेदारी हो और हम तुम्हें ऐसी बनाएंगे कि तनु खुद को बौनी समझे। हम दोनों मिलकर तेरा ऐसा मेकअप करेंगे कि सबका रंग उड़ जाएगा। ऐसे ही शादी का दिन आ जाता है जहां दोनों बहुएं अपने अपने अनुसार सजती हैं। तनु हैवी जरी वाला ब्लाउज, डीप नेक, ब्यूटी पार्लर से आईब्रो, हेयरलाइन सब सेट, तो वहीं मधु गुलाबी जरी वाली साड़ी, हाथ से कढ़ाई की हुई चूड़ियां और बाल में गजरा, हल्का काजल और गुलाबी लिपस्टिक पहनी होती है। मधु भाभी, आप तो गांव की बारात में जाने लायक लग रही हैं। ये तो शहर की शादी है, पर घर की इज्जत गहनों से नहीं, गरिमा से बनती है। शादी में मधु जब अभिषेक के साथ हॉल में दाखिल हुई तो लोगों की आंखें ठहर गई। अरे ये तो बड़ी बहू है, सावली पर कितनी सुशील लग रही है। देखो ना, कितनी सलीके से कपड़े पहने हैं, बिल्कुल घर की छवि जैसी। गोरा रंग जरूरी नहीं, आत्मीयता होनी चाहिए, यही असली सुंदरता है। फिर आई तनु की बारी। लाल चमकीला लहंगा, हाई हील्स, भारी मेकअप, कैमरा फ्लैश किया। पर ये कौन है? कौन मॉडल है का? लगता है कोई ऑर्केस्ट्रा वाली लगती है, शादी में घुसाई है। भाभी, आपको बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन सब आपकी हंसी उड़ा रहे हैं। क्यों नहीं बताया मुझे? मैं बेवकूफ लग रही हूँ क्या? हम क्या करें? तुमने ही कहा था कॉपी नहीं करना। मधु मुस्कुराते हुए घर लौटी। सबने उसकी बहुत तारीफ की। सास ने गले लगकर कहा, तू ही इस घर की असली बहू है मधु, तेरे संस्कारों ने ही आज घर का मान बढ़ाया है। तो वहीं तनु कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। अगली सुबह वो सबके सामने आई, बिना मेकअप, साधारण सी साड़ी पहने हुए। मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ,
मैंने मधु दीदी को हमेशा रंग और रूप से आंका, लेकिन असली सुंदरता तो व्यवहार, सेवा और आत्मविश्वास से होती है। बहनें कभी प्रतिस्पर्धा नहीं करती, साथ निभाती है, और तुम मेरी छोटी बहन हो और हमेशा रहोगी। चेहरा दिखने में गोरा हो या सांवला, इंसान का दिल सुंदर हो तो वो हर दिल पर राज करता है। रिया, कितनी बार कहा है कि सुबह पूजा के समय बाल खोल कर मत आया कर, कोई रंग ढंग ही नहीं तुम्हें। माफ कीजिएगा अम्मा जी, मैंने जल्दी में ध्यान नहीं दिया। वैसे भी तुम्हारी शक्ल सूरत में कोई बात नहीं, बाल बांधो या खोलो, फर्क ही क्या पड़ता है। इतना कहते हुए सरला देवी अंदर चली जाती है। वहीं प्रिया की आंखें भी भर आती है। आज साड़ी नहीं गाउन पहनूंगी। उस क्लब की पार्टी में सबकी नजरें मुझ पर ठहर जाएंगी। अभी आशिमा इतना अपने आप से कहती ही है कि तभी वहां पर उसकी सास आ जाती है और मुस्कुराकर आशिमा को देखते हुए कहती है, बिल्कुल परी लग रही हो मेरी गोरी बहू। लोग तो बस तुम्हारे ही चर्चे करेंगे कि तू मेरी लाडली बहू है। अरे अम्मा जी, आपके आशीर्वाद का कमाल है बस। वैसे मैं हूँ भी खूबसूरत। हाँ वो तो है, बस तू एक बात ध्यान रखना, वो प्रिया भी आएगी पर तुमसे तुलना ना हो पाए। रंग उसका काला है और कपड़े भी वैसे नहीं, लेकिन तुम बस चमकते रहना। वहीं प्रिया अपने कमरे में पुराने ड्रेस को देखकर सोच रही थी, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नई नई सही, साफ सुथरी रहूंगी। मैं अपने आप में पूरी हूँ। अरे क्या हुआ, मेरे पास महंगे ड्रेस ज्वेलरी नहीं है तो मैं इससे ही खुश हूँ। हाँ, मेरे लिए ये ही काफी है। प्रिया के पास एक पुराना झुमका था जिसे वो चुपचाप ठीक करती है ताकि वो कल आने वाले पार्टी में पहन सके। ऐसे ही पार्टी से एक दिन पहले सभी परिवार की औरतें बैठी हुई होती हैं। तो तय रहा, कल क्लब में पार्टी है, मेहमान बड़े बड़े लोग होंगे, दोनों बहुएं चलेंगी। जी अम्मा जी, मैंने अपनी रेड वेलवेट ड्रेस निकाल ली है, हाई हील्स और हीरे के कंगन भी मैच करेंगे। मैंने भी अपनी नीली साड़ी निकाल ली है अम्मा जी, वही जो शादी में आपने दी थी। वही पुरानी साड़ी। खैर, रंग वैसे भी तुम्हारा ऐसा है कि साड़ी क्या पहनोगी, फर्क ही नहीं पड़ेगा। जहाँ एक और घर में सभी लोग मुस्कुराते हैं तो वहीं प्रिया की आंखें झुक जाती है। उसे अपनी सास की बात बहुत बुरी लगती है। रात का समय होता है। प्रिया अकेले में भगवान से बात करती है। हे कृष्ण कन्हैया, मुरली मनोहर, आप भी तो सांवले थे ना, फिर दुनिया रंग से क्यों आंकती है। जब देखो कभी मेरी सास तो कभी भाभी मेरे सांवले रंग पर ताने कसती रहती है। प्रिया के इस तरह कहने पर धीरे धीरे हवा चलती है, जैसे कोई जवाब मिल रहा हो। ऐसे ही दिन बीतता है और अब पार्टी का दिन आ जाता है, जहां क्लब के हॉल में रंगीन लाइटें, संगीत और भीड़ है। आशिमा ने वेलवेट गाउन पहना है। मेकअप, हील्स और परफ्यूम की महक से चारों ओर उसका प्रभाव है। वाह, कितनी सुंदर लग रही है आशिमा जी, बिल्कुल फिल्मी हीरोइन। वहीं दूसरी ओर प्रिया अपनी नीली साड़ी, गजरे और झुमकों में हल्की सी मुस्कान के साथ प्रवेश करती है। अरे ये लड़की कौन है, चेहरा कितना शांत है और साड़ी कितनी ग्रेसफुल लग रही है। तो स्वागत है आप सभी का। आज सिर्फ डांस नहीं बल्कि बहुओं के बीच स्टाइल और स्मार्टनेस प्रतियोगिता भी होगी। ये सुनकर भीड़ ताली बजाती है। सास सरला देवी आशिमा की ओर गर्व से देखती है। अब दिखा दो सबको कि गोरी बहू क्या चीज होती है। ये तो मेरा मुकाबला नहीं, लेकिन कोशिश तो कर सकती हूँ। अब जो होगा वो मैं ऊपर वाले पर छोड़ देती हूँ। इस तरह ड्रेस शो प्रतियोगिता शुरू हो जाती है, जहाँ स्टेज पर बहुएं एक एक करके आती हैं। पहले 3 बहुएं सामान्य ड्रेस में आती हैं, फिर बारी आती है आशिमा की। अब मंच पर आ रही है आशिमा मेहरा, जिसके बाद तेज म्यूजिक के साथ आशिमा स्टेज पर कैटवॉक करती है। रेड गाउन, स्टोन हील्स, डायमंड सेट, बाल खुले, सबकी नजरें ठहर जाती हैं। वाह वाह क्या अंदाज है। वाह वाह क्या अदाएं हैं। आशिमा मुस्कुराकर स्टेज से उतरती है और प्रिया की ओर ताने मारती है। अब तुम्हारी बारी है प्रिया जी, देखना
कहीं स्टेज पर गिर मत जाना। तो दोस्तों, अब हमारे बीच आ रही हैं प्रिया मेहरा जी। जिसके बाद प्रिया मंच पर बिना संगीत के साधारण चाल से चली आती है। साड़ी सजी हुई नहीं थी, पर सलीके से पहनी थी। बालों में गजरा, चेहरे पर आत्मविश्वास। भीड़ एकदम शांत हो जाती है। इसमें शालीनता है, आंखों में गरिमा है। जिसके बाद प्रिया स्टेज पर पहुंचकर कुछ कहती है। माफ कीजिए, मैं कोई मॉडल नहीं हूँ, लेकिन मेरी अम्मा ने कहा था कपड़े कभी किसी को छोटा नहीं बनाते, सोच बनाती है, और आज मैं वही सोच पहनकर आई हूँ। भीड़ ताली बजाती है, कुछ लोग भावुक हो जाते हैं। आशिमा चौंकी रह जाती है। वहीं अब बारी आती है प्रश्न राउंड की। अब एक सवाल, अगर सुंदरता और संस्कार में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? सुंदरता, क्योंकि आज के जमाने में लोगों को दिखावा पसंद है। मैं संस्कार चुनूंगी, क्योंकि वही हमारे रिश्तों को निभाते हैं। सुंदरता तो समय के साथ फीकी हो जाती है। ये सुनकर भीड़ तालियों से गूंज उठती है। इसके कुछ देर बाद परिणाम घोषित हो जाता है और इस साल की सबसे प्रभावशाली बहू बनती हैं प्रिया मेहरा। अ बिग कांग्रेचुलेशंस टू प्रिया मेहरा। सास के चेहरे पर थमा हुआ गर्व टूट जाता है। आशिमा की आंखें भर आती है। प्रिया मंच पर जाती है और अपनी ट्रॉफी ले लेती है। ऐसे ही अब सभी पार्टी एंजॉय करते हैं और कुछ समय बाद प्रिया का परिवार घर लौटते समय कार के अंदर बैठे हुए हैं, जहां सरला चुपचाप है। अम्मा जी, मैं जानती हूँ आपने मुझसे ज्यादा आशिमा को चाहा, लेकिन मैं शिकायत नहीं करती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गलत थी। तेरी आंखों में जो चमक है वो किसी हीरे में नहीं। जिसके बाद ऐसे ही बातें करते हुए वो सभी अपने घर पहुंच जाते हैं, जहां अगली सुबह आशिमा अपने कमरे में आती है। मैंने सब कुछ पहना था, सबसे अच्छा, फिर भी हार गई। क्या मैं सच में उतनी सुंदर हूँ जितना मैं समझती थी, या ये सब मेरे मन का वहम है? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? ये सब सोचते हुए वो आईने में अपनी शक्ल देखती है और उसकी आंखें भर आती है। वहीं दूसरी ओर रसोई में प्रिया अकेली अपनी सास के लिए चाय बना रही है, जहां कुछ देर बाद आशिमा पीछे से आती है। प्रिया, एक कप मेरे लिए भी बनाओगी? ये सुनकर प्रिया चौंकती है, लेकिन मुस्कुरा देती है। अरे क्यों नहीं दीदी, आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। और सुनो, सच कहूँ तुम जो हो वही सबसे सुंदर है। सच बताऊं तो ये ऊपरी खूबसूरती बस एक दिखावा है। असली खूबसूरती तो इंसान के अंदर उसके भाव, उसके मन का साफ होना है। मन की सुंदरता के आगे तन की सुंदरता कुछ भी नहीं है। ये तुमने प्रिया कल की पार्टी में साबित कर दिया। प्रिया की आंखों में भाव उठते हैं, पर वो कुछ नहीं कहती, बस हल्के से मुस्कुराती है। वहीं अब सरला देवी सबके साथ नाश्ता कर रही है। इस बार प्रिया भी बगल में बैठी है और उसके हाथ से पराठा ले रही है। प्रिया, आज रात तुम मेरे साथ मंदिर चलना। मैं चाहती हूँ लोग तुम्हें मेरी बहू कहें, पूरे गर्व से। जैसे आपकी आज्ञा अम्मा जी। और मैं घर पर रहकर आज खाना बनाऊंगी, बस आप लोग जल्दी लौट आइए। ये सुनकर सभी हंस पड़ते हैं और शाम को प्रिया और सरला देवी मंदिर से लौट रहे होते हैं कि तभी रास्ते में एक गरीब सांवली लड़की पुराने कपड़े बेच रही होती है। अम्मा जी, क्या हम इस बच्ची के लिए कुछ कर सकते हैं? हाँ, और क्यों नहीं। अब मुझे समझ आ गया है, रंग नहीं रूह सुंदर होनी चाहिए। जिसके बाद सरला उस लड़की को अपने पास बुलाकर खाना और कपड़े देती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी। मैंने आज ही मंदिर जाकर ऊपर वाले से ये सब मांगी थी। मैं काली हूँ ना, इसलिए मुझे कोई पसंद नहीं करता। मुझे किसी ने कुछ भी नहीं दिया, लेकिन आप आज ईश्वर के रूप में इंसान बनकर आई हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम बस अपना ख्याल रखना ठीक से। अब हम चलते हैं। ऐसा कहकर वो अपने घर आ जाती है और अपनी दोनों बहुओं के सामने कहती है, एक बहू ने मुझे दिखाया सुंदरता क्या होती है, और दूसरी ने सिखाया आत्मसम्मान किसे कहते हैं। सच बताओ,
तो अब ये घर असल में सच में घर बना है। मोरल ऑफ द स्टोरी। दोस्तों, रूप की असली परख चरित्र से होती है, रंग नहीं, व्यवहार बोलता है। और जो अपनी पहचान खुद गढ़ती है वही सच्ची सुंदरता की मिसाल बनती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इसी तरह की और भी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।